हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो हम अपने प्रेजेंट सीरीज के आज 12वें पार्ट पर पहुंच चुके हैं। आज की तारीख है 3 जनवरी 2023 और आज हम अपने इस सीरीज के पार्ट नंबर 12 में डेली की तरह वर्कशीट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज पर डिस्कशन करने वाले हैं और रोज की तरह उसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके सजेस्टेड आंसर्स एंड विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं रोज की तरह अपने वीडियो की अकाउंटेंसी के वर्कशीट के साथ। तो ये रहा आपका वर्कशीट नंबर 12 और ये रहा उसका पहला क्वेश्चन। Ram and Anuj are partners. Ram is entitled to a commission of 7% of net profit remaining after charging all commission. तो दो पार्टनर्स हैं, रेशियो नहीं लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक ना लिखा रहे तो इक्वल ही मानेंगे। राम जो कि एक पार्टनर है उसको कमीशन मिलेगा 7% का और उसका एक लैंग्वेज दिया गया है नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये जो ऑल कमीशन लिखा है इसका मतलब है कि जितने भी कमीशन इस पूरे क्वेश्चन में हैं उन सबको चार्ज करने के बाद। वैसे ही अनुज भी ये पार्टनर है, उसके लिए भी बोला गया है कमीशन के लिए, लेकिन ये होगा 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सेम लैंग्वेज यहां भी है, बस रेट ऑफ कमीशन का फर्क है, उसमें 7 तो यहाँ 5। नेट प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया था वो है 33,60,000 रुपीज। पूछा गया है व्हाट इज द कमीशन पेबल टू अनुज। जो सेकंड पार्टनर है जिसका कमीशन 5% है उसका कमीशन इन सब में से क्या होगा। देखिए, मैं आपको जैसा मैंने 2-3 प्रीवियस वीडियोस में वर्कशीट में किसी में ऐसा ही मैंने एक टॉपिक रेज किया था तो मैंने यहां समझाया था, वही आज फिर दोहराऊंगा आपसे। कमीशन अनुज को देना है वो कैसे निकाला जाए। तो लैंग्वेज जो सबसे पहले तो आपको दिया गया उसको बिल्कुल एज इट इज आप लिख लें जैसे बोल रहे हैं वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये लैंग्वेज था अनुज के कमीशन का, जिसमें 5% को जैसे हम आज तक जानते हैं पहले हम वैसे लिख लें 5/100। किस पर निकालना है तो मल्टीप्लाई लगा दिया आपने ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जैसा आप सब जानते हैं 33,60,000 था। आफ्टर चार्जिंग ये जो वर्ड आप देखते हैं कभी भी, मैंने पिछले बार भी बताया था, इसका मतलब होता है माइनस करिए। क्या माइनस करना है? ऑल कमीशन। अब ऑल कमीशन का मतलब जितने भी कमीशन इस क्वेश्चन में है, तो कमीशन तो दो है इस क्वेश्चन में, एक राम का भी है और एक अनुज का भी है, खुद का भी है। तो इसलिए माइनस राम्स कमीशन एंड माइनस अनुज कमीशन। अब ये तो हो गया जो क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए यहां पर अगर आप अपने आप को रोकेंगे कि ये अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे लिखें क्या करें, वो मत सोचिए। अभी जो आपको बोल रहे हैं वैसे पहले आप लिखकर फॉर्मूला सा बना लीजिए, तब आप खुद समझ पाएंगे कि आगे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो देखिए 5% तो आपने लिख दिया, नेट प्रॉफिट आपको मालूम था वो लिख दिया ना। राम का कमीशन ये तो अननोन है अभी, और आप निकालने जाएंगे तो वहां भी आपको देखेंगे प्रॉब्लम आएगी, नहीं सॉल्व हो पाएगा। अनुज का भी कमीशन तो हम खुद ही निकाल रहे हैं तो ये भी अननोन है। राम का कमीशन जो अननोन है वो 7% है और अनुज का 5%। ना तो एज पर द रूल जिस कमीशन को आप यहां से माइनस करने वाले हैं अगर वो अननोन है और निकालना पॉसिबल भी नहीं है तो सिंपल सा है रूल कि ये जो उसका परसेंटेज है कमीशन का उसको उठाइए और डिनोमिनेटर में 100 के बगल में प्लस कर लीजिए। तो हमें राम का कमीशन नहीं पता तो बस राम का कमीशन का 7% लाए हम, नीचे प्लस कर लिया हमने, +7 हो गया। ठीक है। ऐसे ही अनुज के कमीशन की बात करें तो वो भी अननोन है क्योंकि वो हम उसी को तो निकाल रहे हैं, तो उसका भी 5% यहां पर लाकर आप प्लस कर देंगे तो 7 के बाद एक और प्लस हो जाएगा 5 भी। तो इस तरीके से जो बहुत अनयूजुअल है वो आपके सामने है। 5/105 नहीं है ये, 100 + 7 + 5। यानी मैं आपको इस क्वेश्चन से बस ये समझाना चाहता हूं कि R/100 + R, ये तो आपने रट लिया होगा, बट इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि जितना रेट ऊपर है वो जोड़कर ही नीचे होगा। जैसे ये आपके सामने केस है, रेट ऊपर 5 है लेकिन नीचे 105 नहीं होगा, 112 होने वाला है क्योंकि दोनों कमीशन अननोन है इस समय। तो 5/112 इंटू 33,60,000 तो आ जाएगा 1,50,000। यानी इसके मुताबिक आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो ये कि ज्यादातर बच्चे इसको समझेंगे शायद कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कारण उनको ये लगेगा कि ना ही राम का कमीशन पता है और अनुज का तो निकालना है, तो ये कैसे पॉसिबल है भला। इसलिए मैंने ऑप्शन में ये ऑप्शन दे दिया था कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस जज कर सके कि आप कितना सोचते हैं इस बारे में। खैर, जवाब आपको मिल चुका है कि 1,50,000 करेक्ट आंसर है और क्यों है वो भी बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
A company has the following balances as on 1st April 2022, securities premium reserve and capital reserve, जिसके balances कुछ इतने इतने हैं. The company issued 2 lakh 10% debentures of 100 each at a discount 5%. What is the amount of discount written off from statement of profit and loss? चलिए मैं आपको यहाँ पे एकदम क्लियरली बता देता हूँ. कल YouTube पर कमेंट सेक्शन में मुझे एक फीडबैक मिला था कि इसमें अगर मैं ये बता देता हूं कि व्हाट इज द अपडेट या फिर व्हाट इज द रूल टू राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस और डिस्काउंट, उसमें कैपिटल रिजर्व के क्या रूल्स में बदलाव आ गया है कि क्या. तो इसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में इसको इनकलकेट करते हैं और समझाते हैं कि उसको क्या रूल दिया गया है. देखिए, जो पुराना रूल था वो तो ये कहता था कि आपका जो डिस्काउंट का अमाउंट है या लॉस का अमाउंट, सबसे पहले आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करिए. अगर ना हो पाए तो कैपिटल रिजर्व है तो उसको भी यूज करिए, फिर जो बचे वो ले आइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये था लास्ट ईयर तक के रूल्स. लेकिन इस साल का जो सिलेबस बुक कहे तो पीडीएफ जो सीबीएसई ने शेयर किया है हम सबको, उसमें सीबीएसई ने साफ साफ लिख कर दिया है कि सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से आपको राइट ऑफ करना है अगर आपके पास अवेलेबल है, और अगर ना हो पाए उससे एडजस्टमेंट या उसका राइट ऑफ, तो आप सीधे सीधे आ जाइए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यानी कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करने के लिए बोला गया है. बस यही समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सामने लेकर आया हूं. तो देखिए बहुत क्लियर है. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपके पास है, डिस्काउंट कितना है वो जान लेते हैं, और प्रीमियम के बाद कितना बचेगा वो हम जान लेते हैं. तो आइए देखते हैं सीधे सीधे आंसर की, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं वो सारा सोल्यूशन. पहले देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ नोट्स लिख दिया है कि एज पर द सर्कुलर ऑफ सीबीएसई, the amount of loss or discount on issue of debentures can be written off from securities premium reserve if it is available, then from statement of profit and loss. अभी अभी मैंने आपको यही चीज समझाया था. नाउ डिस्काउंट आपके क्वेश्चन में है कितना, वो है 5%. डिबेंचर्स थे 2 लाख और 100 ईच उसकी फेस वैल्यू, तो यानी 2 लाख इंटू 100 जो आएगा उसका 5%, या सिंपली 5% ऑफ 100 निकाला आपने और इंटू 2 लाख कर दिया, तो आ गया 10 लाख रुपए का डिस्काउंट. अब इस 10 लाख के डिस्काउंट को आप राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, जो कि 3,80,000 का था, जो हो नहीं पाएगा एडजस्ट. तो जो बाकी का बच जा रहा है वो आप सीधे सीधे ले आएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी. तो कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको ऑप्शंस में वो भी ऑप्शंस दिए होंगे जो कैपिटल रिजर्व की मदद से निकल कर आएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए 520. बट आप समझ चुके हैं कि आपका करेक्ट आंसर है ₹6,20,000. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन बस इस मकसद के लिए, ताकि आपका वो रूल आपको मैं अपडेट करा दूं कि क्या रूल चल रहा है इस समय राइट ऑफ करने का. थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं. परचेज ऑफ अ मशीनरी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹6 लाख. आपने मशीन खरीदा है और जिसके बदले आपने इक्विटी शेयर्स दिया 6 लाख रुपए का. विल रिजल्ट इन टू इनफ्लो, आउटफ्लो, बोथ इनफ्लो या आउटफ्लो, एंड नो फ्लो. चारों ऑप्शंस है आपके पास. इनफ्लो होगा इससे कि आउटफ्लो होगा, दोनों ही होगा या कुछ नहीं होगा. देखिए आमतौर पर बच्चे क्या सोचते हैं, मशीन खरीदा है तो पैसा जाएगा यानी आउटफ्लो हो जाता है, साथ साथ शेयर्स भी इशू किया है तो पैसा भी आ रहा है तो इनफ्लो भी हो जाएगा. तो दो चॉइस तो नहीं दे सकते, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपको ये भी दिया है ताकि आपको लगे हाँ ये सही है, ऑप्शन ए भी और बी भी. लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ इनफ्लो है कि आउटफ्लो, ये क्लियर करना है. देखिए मशीन खरीदने से आउटफ्लो तो होता है, लेकिन तब जब बदले में आप कैश पे करेंगे चेक से. यहाँ तो बदले में अपने शेयर्स इशू कर दिया है, तो इसका मतलब ना ही मशीन को खरीदने के लिए पैसे देने पड़े हैं और ना ही शेयर्स को इशू करने के बदले पैसे मिले हैं. तो देयर इज नो इफेक्ट बाय मींस ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो. तो दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नो फ्लो ऑफ कैश. ठीक है, अब इसके रिगार्ड्स में मैंने आपको सपोर्ट करने के लिए एक एंट्री बनाकर दिखाया है ताकि आप समझ सके इजीली. अगर आप मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन बदले में टू बैंक नहीं हो सकता क्योंकि पैसे आपने नहीं दिए, बदले में शेयर दिया, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो देख सकते हैं ना ही कैश का इनफ्लो है ना ही कैश का आउटफ्लो, इसलिए आंसर बन रहा है नो फ्लो ऑफ कैश, ऑप्शन नंबर डी. तो 1 मार्कर सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं आज के. अब आते हैं सीधे बड़े क्वेश्चन की तरफ. तो ये रहा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन. XYZ पार्टनर्स थे 4:2 के रेशियो में. Z was given a guarantee of minimum profit of ₹30,000 in any year. तो मिनिमम गारंटी यानी क्लियर हो गया कि फंडामेंटल के चैप्टर का क्वेश्चन है. गारंटी Z को मिला है और वो मिला है ₹30,000 का. इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी अराइजन इन दैट अकाउंट, मतलब कि Z को गारंटी की वैल्यू में जितना भी कम पड़ेगा, शेल बी मेट बाय अदर पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो. तो बाकी पार्टनर्स को इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे या कंपनसेट करेंगे, और बाकी पार्टनर्स का मतलब है X से और Y से. द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,20,000. और फर्म को इस प्रोसेस में इस साल के एंड में 31 मार्च 2022 में प्रॉफिट नहीं उल्टा लॉस हो गया है. अब आपको गारंटी भी फॉलो करना है, लॉस भी शेयर करना है, और इन सब के लिए आपको बोला है एंट्री दिखाइए और साथ ही साथ अपने वर्किंग नोट्स को भी दिखाइए. 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है.
तो देखिए ये गारंटी का बहुत रेयर क्वेश्चन है जिसमें कि आपको प्रॉफिट की जगह लॉस मिल जाता है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा मामला नॉर्मल केस से अलग हो जाता है। तो देखिए क्या तरीका अपनाएंगे आप। सबसे पहले आप लॉस, जैसे नॉर्मली प्रॉफिट के केस में होता है कि प्रॉफिट को पहले बांटते हैं फिर गारंटी की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो वैसे यहां भी होगा। पहले आप लॉस को बांटेंगे। लॉस था 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स में जैसा बांटा जाता है एक रेशियो में, उसको इस्तेमाल किया हमने और बांट दिया है। तो 80, 60 एंड 40 तीनों ही पार्टनर का लॉस का शेयर। नाउ अब अगर आप पार्टनर जेड हैं तो आपको तो लॉस हो गया 40,000 का प्रॉफिट की जगह, जबकि बीइंग अ पार्टनर आपको गारंटी मिला था कि आपको कम से कम बिजनेस से 30,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब आपको तो हो रहा है लॉस, तो आप कहेंगे फर्म से कि भाई मेरे लॉस के इस शेयर को प्रॉफिट में कन्वर्ट करो। तो अब क्या मतलब है देखिए, तो जो डेफिशिएंसी है जेड के गारंटीड वैल्यू में वो क्या है, उसका फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं गारंटीड शेयर जो उसको गारंटी मिला था माइनस एक्चुअल शेयर जो उसको मिला है। तो गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 30,000 है ना। सपोज दैट कि उसको 30,000 के बदले 10,000 रुपए सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलता तो हम कहते 20,000 रुपए का शॉर्टफॉल हुआ, वहां कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन यहां दिक्कत दूसरी है। 30,000 रुपीज आपको गारंटी मिलना था लेकिन मिला है 40,000, उल्टा ज्यादा, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट नहीं लॉस मिला है, तो आपको बहुत कम मिला है 40,000 का लॉस। तो फॉर्मूले के हिसाब से बात करें मैथमेटिकल, तो ये माइनस एज इट इज है और माइनस के बाद फिर माइनस में 40,000, तो मैथ कहता है माइनस माइनस हो जाता है प्लस, दोनों जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 70,000। यानी इस केस में अनयूजुअली जो गारंटी की डेफिशिएंसी की वैल्यू है वो 70,000 बन जाती है। और एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी जो कि कितना 70,000 विल बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इक्वली, जिसका मतलब है 35,000 ईच दे हैव टू बियर। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन में गारंटी की वैल्यू को पता लगाना, मतलब डेफिशिएंसी की वैल्यू को, और उसके बाद उसको एडजस्ट करने के लिए कौन कितना कंपनसेट करेगा। नाउ व्हाट अबाउट जर्नल एंट्री। देखिए गारंटी की एंट्री हो या किसी भी चीज की एंट्री कैपिटल की मदद से लाना बड़ा ही सिंपल है। कैपिटल का रूल आपको सिंपली याद रखना है, कैपिटल जब जब इंक्रीज करता है तो बीइंग इंक्रीज इन द लायबिलिटी ये हो जाएगा क्रेडिट, और जब जब कैपिटल घटेगा तो इसका मतलब हो गया कैपिटल घटेगा तो यानी डेबिट। लायबिलिटीज घटता है तो उसको हम डेबिट साइड ले जाते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इस तरह से कैपिटल का रूल यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। में जेड को हम गारंटी का शेयर दे रहे हैं तो जेड का कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा 70,000 से, और उसको कंपनसेट करने के लिए एक्स दे रहा है और वाई भी दे रहा है, तो इसलिए उनको हम डेबिट कर देंगे 35,000 टू ईच। इस तरह से हमारे गारंटी का अमाउंट एडजस्ट हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं कैसे आप मार्किंग कर सकते हैं अपने इस सॉल्यूशन को, कहां कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस लॉस को आपने बांटा, उसके लिए आपको 1 नंबर कंबाइनली सबसे मिल सकता है, यानी आपको देना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि आपने डेफिशिएंसी का पता लगाया कि उसको कितने रुपए शॉर्टेज हुआ है, यानी ये 70,000 रुपीज की वैल्यू को आपने अगर एस्टिमेट कैसे भी करके दिखा दिया है तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाता है। और तीसरा हिस्सा आता है आपका जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री तो सही होगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, यानी आपकी एंट्री पहले तो सही बननी चाहिए। अगर एंट्री सही है तो हाफ मार्क्स दे सकते हैं आप, और अगर वैल्यू गलत है तो हाफ मार्क्स आपके नहीं मिलेंगे, और अगर वैल्यू भी सही है तो रिमेनिंग हाफ मतलब टोटल 1 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो अब आते हैं अपने अकाउंट्स के आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक्स लिमिटेड इशूड 80,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो डिवेंचर्स 80,000 हैं, 12% उसके नाम है, 100 ईच उसकी फेस वैल्यू, और डिस्काउंट था 8% जिसको रीपे करना है प्रीमियम ऑफ 10%। यानी वो जो 6 केसेस का टॉपिक आपका आता है, पार प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम, डिस्काउंट पार, डिस्काउंट प्रीमियम वगैरह वगैरह, उन्हीं में से एक केस लिया गया है डिस्काउंट पर इशू करना और पेमेंट पर प्रीमियम करना, और पेमेंट 5 साल के बाद है। खैर पेमेंट 5 साल के बाद हो या 10 साल के बाद आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपका सिलेबस में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर है ही नहीं। द अमाउंट वॉज पेबल एज अंडर। तो जो फेस वैल्यू है और प्लस इशू का जो कंडीशन है उसको पे करने के लिए 2 इंस्टॉलमेंट तय हुए हैं, एक एप्लीकेशन दूसरा अलॉटमेंट। एप्लीकेशन 30 का है और अलॉटमेंट में जो बच जाएगा डिस्काउंट के बाद, यानी डिस्काउंट किस पर है, अलॉटमेंट पर। पास करनी है एंट्रीज फॉर द इशू एंड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। यानी आपको नॉर्मली जर्नल एंट्रीज बनानी है सारी की सारी, और साथ में डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की भी एंट्री बनानी है। नॉर्मल क्वेश्चन से अलग है थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में सारा अमाउंट एप्लीकेशन पर हो जाता था, बट यहाँ एप्लीकेशन भी है और अलॉटमेंट भी है अलग अलग। तो ऐसे केस में आपने सबने पढ़ा है एक चीज शेयर्स में कॉमनली, कि अगर डिस्काउंट या प्रीमियम किसी पर बताया ना गया हो तो उसको हम अलॉटमेंट पर मानते हैं। हालांकि हम जानते हैं शेयर्स पर डिस्काउंट अब नहीं है, लेकिन रूल तो यही है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर डिस्काउंट किस पर है या प्रीमियम किस पर है नहीं बोला गया है तो उसको अलॉटमेंट पर मानते हैं, चाहे वो डिवेंचर ही क्यों ना हो।
तो पहले तो हम देख लें इशू प्राइस क्या है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ये इशू प्राइस है। फेस वैल्यू 100 था और डिस्काउंट था 8%, यानी 92 रुपीज पर आपने इशू किया, जिसमें से एप्लीकेशन पर तो कोई डिस्काउंट था नहीं, तो वो 30 रुपीज का था, एंड रेस्ट 62 रुपीज बचता है, जिससे कि 92 पूरा होगा और डिस्काउंट भी इसी पर है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अलॉटमेंट असली में कितना था, तो असली में वो था 70, है ना, और उसमें से डिस्काउंट लग गया 8 रुपया, तो कट के बचा कितना 62। कि इस तरह से आप पहले अपना माइंड मेकअप कर लें क्वेश्चन को देख करके। चलिए अब बात करते हैं एंट्रीज की। मार्क्स के बाइफर्केशन में बाद में आएंगे, पहले एंट्रीज देख लेते हैं। तो सिंपली एप्लीकेशन की एंट्री जिसमें ना प्रीमियम है ना ही डिस्काउंट, कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 80,000 डिवेंचर्स थे और एप्लीकेशन 30 रुपीज, तो बहुत सिंपल सा डेटा है, 24 लाख रुपीज। देन एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की एंट्री, 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट विद द सेम अमाउंट 24 लाख रुपीज। थर्ड एंट्री पे आते हैं जो कि अलॉटमेंट की एंट्री है, और फाइनली हम आ चुके हैं उस मेन एंट्री पर जिसमें हमारा सारा कुछ एडजस्टमेंट टिका हुआ है। जैसा आप सबको याद होगा, शेयर्स में भी चाहे वो प्रीमियम हो या कुछ भी हो, वो हम डिस्काउंट के ड्यू के एंट्री में दिखा देते हैं। वैसे ही अलॉटमेंट डिवेंचर्स में भी डिवेंचर्स के अलॉटमेंट को जब ड्यू करेंगे आप, तभी ये सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या बनती है, 12% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद 2 डिवेंचर्स, और कंडीशन के मुताबिक डिस्काउंट था तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन में लॉस भी आना है क्योंकि पेमेंट पर प्रीमियम है। तो जब डिस्काउंट भी है लॉस भी है, तो दोनों को मिलाकर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का अकाउंट खुल जाएगा, और दोनों में वैल्यूज को जोड़ लेंगे, एक तो डिस्काउंट का 8% एंड लॉस का 10%, मिलाकर 18%। फिर डिवेंचर्स तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, जो कि 100 रुपए है, लेकिन फेस वैल्यू मतलब किसकी, ओनली अलॉटमेंट की फेस वैल्यू, जो कि कितनी थी 70। और फिर आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जैसा आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब भी यहां लॉस आता है तो उसके अगेंस्ट में यहां पर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जरूर आता है, और जिसकी वैल्यू उस पेमेंट के प्रीमियम के ही बराबर होती है। नाउ 4 अकाउंट तो हमने देख लिए, अब चारों की वैल्यू की बात करते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट, देखिए अलॉटमेंट था 62 रुपीज का, 80,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 49,60,000। लॉस, लॉस के ऊपर हमने बात किया 8% भी और 10% दोनों मिलाकर 18%, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 80, 14,40,000। डिवेंचर्स यानी फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 100 जरूर है लेकिन टोटल फेस वैल्यू, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है ओनली 70 क्योंकि 30 रुपीज एप्लीकेशन पर था, तो 80 इंटू 70 56 लाख रुपीज, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था 10% यानी ₹10 इंटू 80,000 तो 8 लाख। और लास्ट में आप कंफर्म जरूर कर ले कि डेबिट का ये टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाना चाहिए, और जो है भी ठीक है। नाउ आते हैं अपने लास्ट एंट्री की तरफ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप जानते हैं कि इसमें ना ही एरियर्स है ना ही एडवांस, कुछ नहीं, तो सिंपल सा अलॉटमेंट जितने का ड्यू था उतने से आप रिसीव कर लेंगे, 49,60,000। और अब क्वेश्चन में कहा गया था कि डिस्काउंट या लॉस जो भी है उसको राइट ऑफ करने की भी एंट्री बनाए। तो लॉस को राइट ऑफ करना है, क्वेश्चन में कोई प्रीमियम रिजर्व नहीं है पहले से, तो बस सीधे सीधे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, जिसकी वैल्यू आई थी 14,40,000, तो इस तरीके से इसको भी राइट ऑफ कर लेंगे। अब आ जाते हैं मार्क्स के बाइफर्केशन की तरफ। 4 नंबर था क्वेश्चन में पूरा, तो जो जो इजी एंट्रीज उसमें हाफ मार्क्स रखे गए, जैसे आप देख पा रहे हैं, पहली एंट्री में हाफ, सेकंड एंट्री में भी हाफ, एप्लीकेशन की टोटल एंट्री मिलाकर 1 नंबर। नाउ सबसे आपके क्वेश्चन का मेजर पार्ट था आपके अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री, तो देख सकते हैं आपको हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 1.5 मार्क्स आपको इस एंट्री में रखा है, जिसमें से अलॉटमेंट की ये सही वैल्यू आपने अगर निकाल के लिखा है डेबिट में तो हाफ मार्क्स इसके लिए। देन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को सही तरीके से डेबिट कर दिया आपने तो उसके भी हाफ मार्क्स। 2 डिवेंचर्स के लिए मैंने कोई मार्क्स नहीं रखा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कहीं पर मार्क्स दे सकता हूं कहीं पर नहीं, खैर आप ये जानते हैं कि डिवेंचर्स होगा, यहाँ पे मार्क्स फिलहाल नहीं रखा है। फिर 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को भी आपने सही तरीके से क्रेडिट किया है तो हाफ मार्क्स। इस तरह से आप अपने मार्क्स को हाफ हाफ करके 3 जगह स्लॉट दे सकते हैं। नाउ अलॉटमेंट को रिसीव किया आपने, अगेन इसमें कोई चीज प्रॉब्लमैटिक नहीं था इसलिए हाफ मार्क्स, और लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको राइट ऑफ किया उसके लिए 1 मार्क। इस तरह से आपको 4 नंबर का बाइफर्केशन दिखाई देता है इस पूरे क्वेश्चन में। तो इस तरह से आज हमने अकाउंटेंसी का पूरा वर्कशीट खत्म कर लिया है, और आइए एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज के इस वर्कशीट में किस किस चैप्टर को कवर अप किया। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिवेंचर्स का टॉपिक कवर किया है, जिसमें 2 टॉपिक का कंबाइन एक तरह से रिवीजन था, जिसमें कि केसेस फॉर इश्यू एंड रिडम्पशन को लाया गया और साथ ही साथ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ का टॉपिक भी लाया गया। फोर्थ क्वेश्चन में हमने यूज किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से मिनिमम गारंटी के टॉपिक में भी रेयर केस लॉस के शेयर्स के साथ। थर्ड क्वेश्चन हमने इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन किया था इनफ्लो आउटफ्लो के तौर पर। सेकंड क्वेश्चन में अगेन डिवेंचर्स में हमने स्टेटमेंट ये डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने के रूल्स को रिवाइज किया, और पहले क्वेश्चन में
अगेन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म से कमीशन के कैलकुलेशन का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप किया। चलिए अब आते हैं डिवेंचर्स के टॉपिक की तरफ, सॉरी बिजनेस स्टडीज सेकेंड वर्कशीट की तरफ, जो कि है वर्कशीट नंबर 12। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द मैनेजर ऑफ अ कंपनी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नोज दैट one of the newly appointed workers belongs to the reserved category। रिजर्व कैटेगरी का मतलब हो गया SC, ST या OBC। इनमें से किसी कैटेगरी को हम रिजर्व कैटेगरी कह सकते हैं। तो इनमें से किसी कैटेगरी को वो पर्टिकुलर न्यू जो वर्कर है वो बिलोंग करता है। एंड ही ऑलवेज अंडरमाइंस दैट एम्प्लॉय, और इस वजह से वो मैनेजर ऑलवेज को इग्नोर करता, कह सकते हैं अनदेखा करता है उसके परफॉर्मेंस को। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड बाय द मैनेजर। तो ऑब्वियसली बात है, ये किसी प्रिंसिपल को फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, बट किसी प्रिंसिपल को वायलेट जरूर कर रहे हैं। कौन सा प्रिंसिपल इसका वायलेशन हुआ है? क्या ये डिवीजन ऑफ वर्क है? ना, बिल्कुल नहीं। क्या ये डिसिप्लिन है? नो, डिसिप्लिन का ये एग्जाम्पल नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब कमिटमेंट से है। उसके बाद स्पिरिट डी कॉप्स, ना, ये भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, वो भी नहीं दिख रहा है। तो बच रहा है नन ऑफ दीज। कई बार बच्चे इसको जानते हैं कि ये तीन सही नहीं है, फिर भी इसको चूज नहीं करते, क्योंकि सोचते हैं कि ऑल ऑफ द अबव हो सकता है लेकिन नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। बट कई बार ये भी आंसर होता है, और आज भी यही है। आज का आपका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि एक्चुअली जो यहाँ प्रिंसिपल वायलेट हुआ है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो अकॉर्डिंगली नन ऑफ दीज आपका सही जवाब बन जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो एक ब्लैंक है, मैंने नाम जिसमें ए और दूसरे वाले ब्लैंक में बी रख दिया है। तो ए डैश इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब, वाइल डैश इज हेल्पफुल इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। तो एक चीज ऐसा है जिसके वजह से जॉब इंप्रूव करता है, और एक चीज ऐसा जिसके वजह से पूरा एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस ओवरऑल ग्रोथ है वो हो पाता है। अब आपको पहचानना है कि ए में क्या होगा और बी में क्या होगा रिस्पेक्टिवली। तो क्या ये ट्रेनिंग है देन डेवलपमेंट है, या उल्टा डेवलपमेंट है फिर ट्रेनिंग है, या प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है और डायरेक्टिंग है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो बात की गई है वो कहीं से भी प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग की तो है नहीं, यानी ये तो हो नहीं सकता दोनों, ऑप्शन सी या डी। अब रह जाता है ए और बी। दोनों में नाम तो वही है लेकिन ऑर्डर का फर्क है। तो बता दें कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में नैरोअर कॉन्सेप्ट होता है ट्रेनिंग, और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है डेवलप। ओवरऑल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट से जुड़ा होता है, और ट्रेनिंग का मतलब स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होता है। यानी कि ऑप्शन ए में आ जाता है ट्रेनिंग, और ऑप्शन नंबर बी में आ जाता है डेवलपमेंट। तो आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन ए, ट्रेनिंग एंड देन डेवलपमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम वॉज गिवन अ टास्क by his superior to prepare a plan in 20 days. He asked two of his subordinates to work upon two aspects of his task. One of the subordinates met with an accident and couldn't complete the work on time. तो अब पूछ रहे हैं कौन अकाउंटेबल होगा इस टास्क के लिए। राम ने, बीइंग अ सुपीरियर, राम को एक टास्क दिया गया था सुपीरियर के द्वारा, और उसके बाद उसने वो काम अपने दो सबऑर्डिनेट को दिया, जिनमें से एक की एक्सीडेंट हो जाती है, तो जिस वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं पूरा। तो फाइनली कौन अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा, है ना। तो ये आपके डेलीगेशन के टॉपिक से रिलेट करता है ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में, और जिसके मुताबिक अकाउंटेबिलिटी को हम कहीं भी किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। तो राम को काम मिला था, इसलिए राम ही होगा अकाउंटेबल, कोई और नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। चलिए आते हैं बड़े क्वेश्चन की तरफ। अ मैनेजर कैन नॉट फोरसी द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कह रहे हैं कि एक मैनेजर जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को फोरसी नहीं कर सकता, मतलब पहले से नहीं देख सकता एक्यूरेटली, एंड प्लान में फेल ड्यू टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। तो क्योंकि वो मैनेजर, क्या हम में से कोई भी आने वाले फ्यूचर को एक्यूरेटली तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम प्लान फ्यूचर की ही बनाते हैं, लेकिन वो हमेशा सही तो हो नहीं सकता, क्योंकि एनवायरनमेंट लगातार बदलता रहता है। तो जो कहा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट आइडेंटिफाई करिए कौन सा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, और सेकंड में बोला है एक्सप्लेन करना कोई अदर दो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग जो इसमें नहीं है, इसके अलावा जो हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो सीधे आंसर्स पे ले आते हैं आपको। ये रहा। तो जो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यहाँ हाईलाइट किया गया था वो है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। आप सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट में चेंजेस मतलब डायनेमिक हो गया फीचर, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और
प्लान तो हम बनाते हैं लेकिन उस कंट्रोल के अकॉर्डिंग कोप अप कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस के साथ साथ प्लानिंग कई बार फेल हो जाता है, यानी प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। ये था वो लिमिटेशन। अब इसके बाद बच जाते हैं जितने भी लिमिटेशन मैंने आपको लिख कर दिखा दिए हैं। अब इनमें से कोई भी सुटेबल दो आपने जो लिखे होंगे या लिख सकते हैं, और उसको अकॉर्डिंगली आप जज करेंगे रोज के ही तरह। हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट हेडिंग एंड रिमेनिंग हाफ फॉर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। पहला आता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग की वजह से आपके एक्टिविटीज में फ्लेक्सिबिलिटीज खत्म हो जाती है, आपको अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ता है जैसा आपने प्लान किया होता है। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अगेन आपको जैसे कहा गया वैसे ही करना, क्योंकि प्लान था यही कि आपको ये करना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, तो आप अपना मन का कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी क्रिएटिविटी आपकी खत्म हो जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ए ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगता है, तो ये अपने आप में ह्यूज कॉस्टली प्रोसेस है। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो जो ह्यूज कॉस्ट है उसका मेन रीजन यही पॉइंट था ही कि ये प्लानिंग करने का मतलब है कि टाइम लेता है, क्योंकि इसमें हम अल्टरनेट को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके भी पहले प्रेमिसेस डेवलप करते हैं, फिर बेस्ट को चुनते हैं और फिर इंप्लीमेंट करके फॉलो बैक करते हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ समय ले लेता है ये। प्लानिंग डज नॉट गारंटी टू सक्सेस। जो डायनेमिक एनवायरनमेंट में फेलियर का कॉन्सेप्ट है वही वजह बनता है इस पर्टिकुलर लिमिटेशन का, कि प्लानिंग गारंटी नहीं देता है कि सक्सेस हम कर सकेंगे कि नहीं। लैक ऑफ एक्यूरेसी। और जैसे हम जानते हैं कि फोरकास्ट तो हम कर सकते हैं लेकिन उतना एक्यूरेटली नहीं कर सकते जैसा होना चाहिए, तो इसलिए एक्यूरेसी नहीं ला सकते अपने फोरकास्टिंग में यानी प्लानिंग में। चलिए आते हैं अब अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एकदम डायरेक्ट सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कंट्रोलिंग प्रोसेस इन ब्रीफ। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में मैं कुछ और नहीं करता, आपको हेडिंग बता देता हूं, एक बार याद दिला देता हूं, आपको बस उसको यूज करना है और एक्सप्लेन करना है। तो देखिए मैंने मार्किंग ऐसे बनाया इस बार, 2 मार्क्स फॉर ऑल करेक्ट हेड्स। यह 5, क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं स्टेप्स, तो पांचों में अगर हाफ देंगे तब तो आपका 4 नंबर पूरा नहीं हो सकेगा। तो इसलिए मैंने ये किया है कि अगर आपने पांचों के पांचों हेड को सही तरीके से सही ऑर्डर में लिखा है तो 2 मार्क्स आप दे सकते हैं फॉर करेक्ट हेडिंग्स। ध्यान रखना लेकिन ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए क्योंकि ये प्रोसेस है। एंड देन 2 मार्क्स फॉर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सभी को एक्सप्लेन करने का कंबाइनली सबको मिलाकर आप दे सकते हैं 2 नंबर। क्लियर है? तो यानी यहां पर आप अलग अलग को मार्क्स दे करके जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे, ओवरऑल देखना पड़ेगा। पहला आता है सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। मैंने यहां पे गलती से स्टैंड्स लिख दिया है, स्टैंडर्ड्स होगा, ठीक है। सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, तो प्लानिंग के तहत स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, वही चीज है जो यहां पर सेटअप करके शुरू किया जाता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन करते हो आप स्टैंडर्ड्स के साथ, जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और डेविएशंस का पता लगाते हैं, और फिर अगले स्टेप में एनालाइज करते हैं डेविएशंस को कि वो हमारे फेवर में है कि अगेंस्ट में है, और क्या उसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एंड फाइनली टेकिंग करेक्टिव एक्शंस या फिर मेजर्स। तो ये है वो 5 स्टेप्स जिसको 1 बाय 1 हम फॉलो करते हैं और कंट्रोलिंग का प्रोसेस पूरा करते हैं। तो चलिए इस तरह से बीएसटी का भी आज का वर्कशीट खत्म होता है, और जानते हैं फटाफट कि कौन कौन से टॉपिक आज रिवाइज हुए हैं। तो कंट्रोलिंग के चैप्टर से उसका प्रोसेस आज रिवाइज हुआ है। प्लानिंग के चैप्टर से लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का रिवीजन हुआ। इसके बाद हमने बात किया ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स में से एक अकाउंटेबिलिटी के बारे में। फिर हमने बात किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंशिएशन कहें या कनेक्टिविटी कहें उसके बारे में। और फिर लास्ट ऑफ ऑल हमने, या कहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पढ़ा था वो है फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का आइडेंटिफिकेशन। तो इस तरह से आज का वर्कशीट खत्म होता है। आज हमने अगेन 5, लगभग 4 से 5 चैप्टर्स कवर करते हुए 10 नंबर का वर्कशीट रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में लिखें, और साथ साथ अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।